अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है टैक्स। टैक्सेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होती हैं, बेसिकली हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। ये हमारा न्यू चैप्टर है। इससे पहले जो हमने किया है वो हमने पब्लिक गुड्स के बारे में किया था, वो हमारा फुल फ्लैज चैप्टर था। वो आपने अगर रिव्यू करना है तो आप पिछली वीडियोज़ में जा सकते हो। लेकिन टैक्सेस इन एक्चुअल होते क्या हैं, टैक्सेस जो है वो क्यों इम्पोज किए जाते हैं, आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था, लेकिन थोड़ा हम रिव्यू फिर से कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ गुड्स प्रोवाइड करी होती है, कुछ ना कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी होती है, जिनमें कुछ पब्लिक गुड्स हैं। ठीक है, उन गुड्स का हमने पहले भी जिक्र किया है। वो आपकी जो है पार्क्स वगैरह के जो आपके पास टेली कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है, ब्रिज आ जाते हैं, स्कूल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है और भी आपको वो सी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें गवर्नमेंट की कह लें कि वेलफेयर जो है वो आ जाती है। वेलफेयर के काम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना और डिफरेंट जो है मतलब रिटायरमेंट के बाद पेमेंट देना, यानी आपकी जो हो जाती है रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद अलाउंसेस देना एट्सेट्रा। वो सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की वो एक्सपेंडिचर्स में आती हैं, गवर्नमेंट ने वो करने ही करने होते हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर्स अपनी पॉकेट से करती है? तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ सोर्सेज मौजूद होते हैं जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है। अब रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू भी कलेक्ट करती है। ठीक है, टैक्सेस में हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टैक्सेस होते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी होते हैं। हम नॉन टैक्स रेवेन्यू का जिक्र हम अब अपनी अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम टैक्स रेवेन्यू का जिक्र कर रहे हैं। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करती है, और टैक्सेस इंपोज करके जो पब्लिक है, आम लोग, आप लोग, उन लोगों से जो है वो रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है, और फिर उस रेवेन्यू को जो है वो पब्लिक सर्विसेज या पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो गवर्नमेंट जो है उसके हम देख ले टैक्सेस जो है वो देख लेते हैं। द अमाउंट, सिंपल, द अमाउंट which is paid to government by people and the firms given the name of taxes। जो आम लोग और जो फर्म्स हैं, वो फर्म्स जो हैं मतलब जो पे करती हैं गवर्नमेंट को, वो क्या कहलाते हैं? टैक्सेस कहलाते हैं। अब जो रियल पर्सन है उस पर डिफरेंट किस्म के टैक्सेस लगते हैं, फर्म्स पे भी लगते हैं, वो हम खैर आगे चल के जिक्र करते हैं। फर्म्स के प्रॉफिट वगैरह पे जो टैक्सेस लग सकते हैं एट्सेट्रा, बहुत सी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। बट अगेंस्ट such payment the people and firm cannot expect any direct return। ऐसा नहीं हो सकता कि जो फर्म और जो लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से डिमांड करें कि उन्हें डायरेक्टली जो है जी पर्सनली उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो ऐसा नहीं होता। कलेक्टिवली ओवरऑल पब्लिक के लिए जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब आपके पास नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्सेस आपके पास कितनी है? आपके पास तकरीबन हम लोगों ने इसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेस, स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्सेस। सबसे पहले आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। आपके पास कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस इज सच अ टैक्स विच हैज़ टू बी पेड बाय द पर्सन होम अपॉन इट हैज़ बीन इम्पोज्ड। होम अपॉन इट हैज़ बीन इम्पोज्ड। डायरेक्ट टैक्सेस जी वो टैक्सेस होते हैं जो किसी शख्स पे लगाए जाते हैं, और वो शख्स खुद उन टैक्सेस को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, और जो टैक्स है, टैक्स का बर्डन ये शख्स जो है किसी और शख्स पे जो शिफ्ट नहीं कर सकता, किसी और शख्स पे वो बर्डन शिफ्ट नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंस एंड बर्डन है टैक्स का, वो सेम पर्सन पे होता है। इंसिडेंस एंड बर्डन जो है वो सेम पर्सन पे होता है। अब इंसिडेंस और बर्डन में क्या फ़र्क है? लुक, इंसिडेंस क्या होते हैं, बर्डन क्या होता है? गवर्नमेंट जो टैक्सेस इम्पोज करती है बेसिकली वो एक शख्स पे इम्पोज करती है। अब वो टैक्स बर्डन उस शख्स पे है। अब अगर वही शख्स उस टैक्स को पे भी करता है तो इसका मतलब है कि टैक्स इंसिडेंस भी उसी ने बियर किया है। टैक्स इंसिडेंस बेसिकली इसकी ये कहते हैं कि टैक्स इंसिडेंस वी मीन दैट वी हु बियर द फाइनल मॉनिटरी बर्डन ऑफ टैक्स, कि जो टैक्स का फाइनल मॉनिटरी बर्डन है वो कौन बियर करेगा। लाइक लुक, जब आपके को के ऊपर इनकम टैक्सेस जो है या वो इम्पोज किए जाते हैं, जब आपकी इनकम पे या फिर रेवेन्यू पे, फर्म्स के रेवेन्यू पे टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, तो वो शख्स खुद टैक्स बियर करता है। आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, आप ऐसा तो नहीं करोगे किसी एक शख्स पे ट्रांसफ़र कर दो और कहो कि तुम मेरी जगह पे टैक्स पे करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो जिस पे टैक्स बर्डन है उस वही टैक्स इंसिडेंस जो है उसे बियर कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में ऐसे नहीं होता। वो क्यों ऐसे नहीं होता वो हम आगे चल के देखते हैं। इनकम अकर फ्रॉम द बिल्डिंग,
लैंड, इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम द बिजनेस, पर्सनल इनकम, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब चीज़ें जो इसमें शामिल होती हैं डायरेक्ट टैक्सेस में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो वो शख्स पे नहीं करता जिस पे ये इम्पोज किए जाते हैं, बल्कि वो इन टैक्सेस को किसी दूसरे शख्स पे इजीली ट्रांसफ़र कर देता है और वो कोई दूसरा शख्स जो होता है उन टैक्सेस को पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज वन विच हैज़ नॉट टू बी पेड बाय द पर्सन whom upon it has been imposed, or simply you can say which has to be paid by the person whom upon it has not been imposed. उसके बाद आपके पास है the pay of such tax can shift the burden to someone else, कैन शिफ्ट द बर्डन टू समवन एल्स, वो किसी और पे भी बर्डन जो है वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है। इंसिडेंस एंड बर्डन ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट पर्सन, ऐसी सूरत में जो इंसिडेंस और बर्डन है वो दो अलग अलग लोगों पे होता है। टैक्सेस कंसर्न विद एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग्स आर इंक्लूडेड इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो एक्सपेंडिचर्स और स्पेंडिंग्स पे होते हैं, जो आपकी कंजम्पशन पे होते हैं, बेसिकली वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ द पीपल एंड ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली क्या होते हैं जी? जो आपके पास सेल्स टैक्स आ जाता है, आपके पास कस्टम ड्यूटी आ जाती है, एक्साइज ड्यूटी आ जाती है। सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स वो होता है जी जो आप मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदने गए हो तो उसके साथ हमेशा जो है वो जीएसटी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। वो सेल टैक्स होता है जो आप उसकी प्राइस के साथ ही पे कर रहे होते हो, आप टैक्सेस को उसकी प्राइस के साथ ही पे कर रहे होते हो। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी आपके पास होती है जो भी आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है विद इन द बाउंड्री, आपके कंट्री में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उस प्रोडक्शन पे जो टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं वो आपके पास एक्साइज ड्यूटी आ जाती है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? कस्टम ड्यूटी जो आपकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही होती है आपके कंट्री में, उसमें जो टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं वो आपके कस्टम ड्यूटी कहलाते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? लोग जो आप जीएसटी दे रहे हो ना, जो प्राइस के साथ आपने जो टैक्सेस पे कर रहे हो, वो बेसिकली क्या है? वो टैक्सेस उस प्रोड्यूसर पे इम्पोज हुए जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। उसने क्या किया? उसने वो टैक्सेस क्या किए? आवाम पे, आप पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए, उसने प्राइस में शामिल करके आपसे वो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट कर लिए। तो जो फाइनल इंसिडेंस है वो आपने खुद, जो कस्टमर है उसने बियर किया। जो बर्डन था वो प्रोड्यूसर पे था, लेकिन उसने कहाँ शिफ्ट कर दिया? उसने आगे कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर्स पे शिफ्ट कर दिया। सो इसे हम, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो इजीली किसी दूसरे पे इम्पोज किए जा सकते हैं और उससे कलेक्ट किए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं जी कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसके मेरिट्स क्या हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। डायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको बताया वो टैक्सेस होते हैं जिसका इंसिडेंस और बर्डन सेम पर्सन पे होता है, उसी ने पे करना होता है। अब उसमें क्या उसके मेरिट्स क्या आते हैं जी? क्रिएट सिविक सेंस। सिविक सेंस मतलब कि जो शख्स टैक्स पे कर रहा है उसे लगता है कि अच्छा वो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप अपने हाथ से टैक्सेस अपनी इनकम टैक्स पे दे रहे, अपनी इनकम पे दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको ये होगा कि अच्छा आपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है जो कि पॉजिटिवली यूज़ होगा। इजी टू कलेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। इजी टू कलेक्ट में ये चीज़ आ जाती है जी कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्योंकि डायरेक्टली आपकी इनकम जो है उससे डिडक्ट किए, आपकी सिंपल जो है इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो है आपके घर एक लेटर आ जाता है और आपने उसके मुताबिक जो अपने टैक्सेस जो है वो पे करने होते हैं। सो गवर्नमेंट के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कह लें कि मेहनत नहीं करनी पड़ती टैक्सेस जो कलेक्ट करने के लिए, बल्कि लोग खुद जाके जो है वो टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी होता है जी कि जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से टैक्सेस पे करना। इनकम टैक्स जो है वो हर एक पर डिफरेंट रेशियो से इम्पोज किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक ने एक जैसे टैक्स पे करना होता है। जिसकी इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहा होता है, जिसकी इनकम कम होती है वो कम टैक्सेस पे कर रहा होता है। डिस्करेज अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो जो अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्करेज करते हैं। किस तरीके से? ऑफ कोर्स जो रिच पीपल हैं वो ज़्यादा टैक्सेस पे करें और वो टैक्सेस जो पे करें वो गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र हो रहा है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जो कि आम पब्लिक के लिए होगी, और वो मोस्ट प्रोबेबली वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना या गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें बनाना, कि जो पुअर पीपल हैं फिर उनमें जो वो चीज़ है वो डिवाइड होती है, वो ट्रांसफ़र होके उन तक वो चीज़ आती है, उसके फ़ायदे उन तक आते हैं। अकॉर्डिंग टू कैनन, दिस वर्ड मस्ट बी द कैनन नॉट कैनन एक्सेट्रा, जो भी है।
कैनन, अकॉर्डिंग टू कैनन ऑफ सर्टेनिटी। अकॉर्डिंग टू कैनन ऑफ सर्टेनिटी का मतलब है कि जो पे करने वाला है उसे पता है कि उसने कितना टैक्स और कब और किस वक्त में और कहाँ जाके पे करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के जो है वो डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? कम्बरसम फॉर द टैक्स पेयर, मतलब ये कि ऑफ कोर्स आपकी इनकम में से कोई अमाउंट जा रही है, जो आपकी इनकम जो आपको कम होती नज़र आ रही है, तो हो सकता है जो टैक्स पेयर है उनको थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम हो टैक्स पे करते हुए। प्रे टू इवेजन, प्रे टू इवेजन में ये चीज़ आ जाती है जी, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस और एक होती है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन बेसिकली क्या है कि इलीगल तरीके से अपनी जो कहने की इनकम टैक्स से बचना। अब उसमें क्या हो सकता है कि अपनी जो इनकम से रिलेटेड है वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल आपके पास जी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स में शो ना करवाओ कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो आपके पास आ जाती है टैक्स इवेजन। एक टैक्स अवॉइडेंस का मैंने जिक्र किया है। टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली होता है लीगल तरीके से टैक्स को पे ना करना। ठीक है, अब लीगल तरीके से टैक्सेस को पे ना करना में क्या आ जाता है जी, लोअर योर टैक्स बिल, आप अपने टैक्स बिल जो है उसे कम कर दें। फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको पता है कि जी एक टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब पे इतने जो है वो इस टैक्स स्लैब पे आप आके हमें टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट लोगों में डिवाइड कर दो, यानी अपनी वाइफ के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दो, अपने बच्चों के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दो, यानी इस तरह से डिवाइड कर दो कि लीगली शो हो कि आप इतने प्रॉपर्टी को ऑन नहीं करते। सो वो आपके पास क्या रहता है, टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स इवेजन इलीगल तरीका अपनाना होता है, जिसमें आप कह लें कि ब्राइबरी का सहारा ले सकते हो या फिर मतलब कोई भी इलीगल तरीके से टैक्सेस पे ना करना। इनकन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर, इनकन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर में आ जाता है जी के जो टैक्सेस हैं उन्हें कैलकुलेट करना मुश्किल है। पहले तो ये कि आप जो बैलेंस जिसने टैक्स पे करना है वो अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाए, और फिर जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज जो हैं उनको यूज़ करते हुए कैलकुलेट किए जाते हैं। सो ये सब चीज़ें और करना, कैलकुलेशन वगैरह, और ये सब चीज़ें काफ़ी इनकन्वीनियंट लगती हैं टैक्स पेयर को। उसके बाद आपके पास हो जाते हैं जी मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो मेरिट क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस अब आपके पास क्या थे, जिसमें टैक्स बर्डन और इंसिडेंस जो है वो सेम पर्सन पे नहीं होता, बल्कि शिफ्ट कर दिया जाता है टैक्स इंसिडेंस को, टैक्स बर्डन को। इजी टू पे, इजी टू पे इस सेंस में जी कि क्योंकि वो आपकी जो प्राइस है उसमें शामिल करके जो ले लिए जाते हैं, कलेक्ट कर लिए जाते हैं, बाज़ों का जो पे करने वाला होता है उसे पता भी नहीं होता वो टैक्सेस जो है वो पे कर रहा है। सो जो ऑटोमेटिकली जब कोई भी चीज़ परचेज की जाती है तो टैक्सेस पे कर दिए जाते हैं उसके साथ। कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो टैक्सेस हैं इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि ये प्राइस में शामिल है और जो भी चीज़ खरीदेंगे उसके साथ ही टैक्सेस लाजमी पे कर रहे होंगे। फ्लेक्सिबल होते हैं जी, फ्लेक्सिबल किस तरह से होते हैं, फ्लेक्सिबल इस सेंस में है जी कि जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी किसी भी चीज़ की, प्रोडक्शन इंक्रीज़ की है तो इसका मतलब है कि साथ साथ जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है उस प्रोडक्ट को सेल करके टैक्सेस की फॉर्म में वो भी इजीली इंक्रीज़ हो जाएगा। हेल्पफुल इन रेजिंग सोशल वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर है उसको मतलब रेस करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वो किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, जो आपकी बहुत सी ऐसी गुड्स हैं जो अननेसेसरी हैं या इंजूरियस हैं, जो कि हार्मफुल हैं, उनको क्या किया जाता है, उन पे हाई टैक्स रेट पे जो है वो लगा दिया जाता है। हाई टैक्स रेट लगा के उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाती हैं। सो उसकी जो कंजम्पशन है और जो प्रोडक्शन है उसे रोका जा सकता है। इम्पोज्ड ऑन दी ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो हर जो सोसाइटी के सेगमेंट पे एक जैसे इम्पोज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स चाहे वो अमीर है या गरीब है, जब वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो टैक्सेस जो है वो एक जैसे टैक्सेस पे किए जा रहे हैं। आगे आपके पास आ जाते हैं डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के डीमेरिट्स आपके पास क्या होंगे? बर्डन मोस्टली ऑन पुअर क्लास, मोस्टली ऑन पुअर क्लास का मतलब ये है कि जी ये क्योंकि कंजम्पशन नेचर के होते हैं, और कंजम्पशन नेचर में जो पुअर पीपल हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है उतनी ही चीज़ें खरीद रहे होते हैं जितने के रिच पीपल जो है वो खरीद रहे होते हैं एक तरह से। लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ आ जाती है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का जिक्र यहाँ पे करना जो है वो लाजमी हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो पुअर पीपल है उनके लिए ज़्यादा होती है, और जो रिच पीपल होते हैं उनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कम होती है। सो हमें जो
एक चीज़ हमने देखी कि ये तमाम सेगमेंट जो हैं वो एक जैसा पे जो उन पे एक जैसा इम्पोज़ किए जाते हैं टैक्सेस। ऑफ कोर्स उनके गुड्स जो हैं वो दोनों सेगमेंट, चाहे रिच हो पुअर हो, वो सेम गुड्स ही परचेज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो टैक्सेस होते हैं वो जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें वो बर्डन लग रहे होते हैं, क्योंकि क्योंकि उनके लिए जो मनी की वैल्यू वो ज़्यादा है। तो उन्हें लगता है कि उनके हाथ से जो पैसा जा रहा है वो ज़्यादा पैसा जा रहा है। उसके बाद आपके पास है रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट डिक्रीजेज, सच टैक्सेस इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड रिड्यूसेस their demand, ये reduces their demand। जब भी ये टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं तो जी प्राइसेस जो वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उनकी डिमांड, उन गुड्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, और जो रेवेन्यू जितना कलेक्ट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन दी इकोनॉमी, कि ऑफ कोर्स जब इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट इकोनॉमी में आ जाएगी। डू नॉट क्रिएट द सिविक सेंस। अब सिविक सेंस जो है वो किस तरह से जो है वो नहीं होती। सिविक सेंस इस तरह से नहीं होती कि जो टैक्स पे करने वाला होता है उसे पता ही नहीं होता वो कि वो कुछ कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी प्रोग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं? In case of progressive taxes, if the income of the payer increases, the rate of tax also increases. इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इंक्रीजेज, रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेज। प्रोग्रेस करना, इंक्रीज करना, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है वैसे वैसे टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज करते हैं, और जब इनकम जो है वो डिक्रीज करती है तो टैक्सेस जो हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। टैक्स क्रेडिट अप टू अ स्पेसिफिक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पेयर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी टैक्सेस। लोग जो टैक्सेस हैं वो हर एक पे इम्पोज नहीं किए जाते, बल्कि क्या है कि एक लिमिट जो है वो फिक्स कर दी जाती है कि इस लिमिट के बाद अगर इनकम इंक्रीज़ करती है तो टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर इससे नीचे नीचे इनकम रहती है तो टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ, जस्ट सपोज कि जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि जिसकी 4 लाख इनकम है, जो मतलब मंथली कह लें या फिर एनुअल कह लें, 4 लाख इनकम जो है उससे नीचे नीचे टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन अगर 4 लाख इनकम से ज़्यादा इनकम हो जाती है तो आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल इनकम आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्लैब्स। जो इंडिविजुअल इनकम्स हैं वो डिफरेंट स्लैब्स में डिवाइडेड होती हैं। लोग एक जैसे गवर्नमेंट स्लैब बना देती है जी, 4 लाख से लेके 5 लाख तक जिसकी इनकम होगी वो इतना टैक्स पे करेगा। फिर 5 लाख से 6 लाख तक अगर किसी की इनकम होगी तो वो उससे हाई ऑफ कोर्स एक रेशो फिक्स कर दी जाएगी। फिर उसके बाद 6 से 7 लाख तक जो है वो एक और रेशो फिक्स कर दी जाएगी, डिफरेंट रेशो। अलॉन्ग विद इंक्रीज इन इनकम स्लैब एज वेल एज टैक्स रेट चेंजेस। जैसे जैसे आपकी इनकम स्लैब चेंज होगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी कोस्ट चेंज होगा। अगर आप हाई स्लैब की तरफ मूव कर रहे हो तो हाई रेट पे करना पड़ेगा टैक्स रेट, और अगर आप लो स्लैब की तरफ मूव करते हो तो आपको लो इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, लो टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। आगे आपके पास आ जाते हैं रिग्रेसिव टैक्सेस। रिग्रेसिव टैक्सेस ये बेसिकली कह लें कि प्रैक्टिकल नहीं है, ये कहीं भी मुझे इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आते। रिग्रेस करना यानी कम होना, इसका मतलब ये है कि टैक्स हुज रेट फॉल्स अलॉन्ग विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी टैक्स रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये कोई प्रैक्टिकल नहीं लगती ये चीज़। और चलिए एक चीज़ बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पे ऐड करने के लिए कि रिग्रेसिव टैक्सेस बाज़ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं जी कि होने चाहिए। मतलब ये कि उनका ये कहना है कि जैसे जिन लोगों की इनकम इंक्रीज़ कर रही है उन पे टैक्सेस रेट कम करें। क्यों? क्योंकि वो जो रेवेन्यू उन्हें मिलेगा या फिर जो इनकम उनकी जनरेट होगी वो उससे री इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्ट करके जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ किया जाएगा, और जब प्रोडक्शन होगी री इन्वेस्टमेंट उन लोगों की री इन्वेस्टमेंट से तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और जो मतलब इकॉनमी है वो प्रोग्रेस मतलब जो कह लें कि बूम की तरफ मूव करेगी, या फिर जो रिसेशन है उससे उसकी तरफ मूव करेगी, डिप्रेशन से निकलेगी, अब कुछ भी इससे कह लें। तो ऐसे मतलब ये सजेस्ट किया जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि यूजुअली जब ऑफ कोर्स अगर टैक्स रिबेट्स दी जाएंगी, यूजुअली होता क्या है जब टैक्स रिबेट्स दी जाती हैं, कंसेशन दी जाती है, तो जो लोग होते हैं वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे होते हैं, वो रीइन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आते बल्कि अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो बनाने की तरफ चल जाते हैं एक्सेट्रा। ये खैर एक अलग एक टॉपिक था। ऑपोजिट टू प्रोग्रेसिव टैक्सेस सिंपल हमें नज़र आ रहा है, पुअर हैव टू कंप्रोमाइज मोर एज कम्पेयर टू द
कंपेयर विद द रिच। ऑफ कोर्स जब जिनकी इनकम कम है उन्हें ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स उन्हें जो है वो कह लें कि कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। डिग्रेसिव टैक्सेस, अब डिग्रेसिव टैक्सेस बेसिकली क्या है, कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस। प्रोपोर्शनल टैक्सेस का हम जिक्र पहले कर लेते हैं, या चलें प्रोपोर्शनल टैक्सेस का जिक्र हम पहले कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्सेस क्या हैं जी, प्रोपोर्शनल टैक्सेस हैं यूनिफॉर्म टैक्स रेट इज़ इम्पोज्ड ऑन ऑल द इनकम ऑफ द पीपल, यानी जितने भी लोग हैं उन पर एक जैसा टैक्स रेट इम्पोज कर देना। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे टैक्स रेट का मतलब है कि हम परसेंटेज सेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर देगी कि हर एक की इनकम चाहे जिसकी कम है चाहे जिसकी ज़्यादा उसने 2 लाख टैक्स पे करना है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या किया जाता है कि जो उनकी इनकम होती है, इनकम की मतलब एक जो है ना वो प्रोपोर्शन सेट कर दिया गया, एक परसेंटेज सेट कर दी गई। जैसे कि यहाँ पे कि टैक्स अगर 10% जो है वो कह दिया गया जी हर एक ने अपनी इनकम का 10% देना है, ठीक है। अब जिसकी इनकम 50,000 है वो अपनी इनकम का जो 10% देगा। अब जिसकी इनकम 5 लाख है वो अपनी इनकम का 10% देगा। नो डिफरेंस इज मेंटेन बिटवीन द हाई इनकम ग्रुप एंड लो इनकम ग्रुप, मतलब हाई और लो इनकम ग्रुप जो है उसको इसमें हाईलाइट नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ एक परसेंटेज सेट कर दी गई कि जो मतलब कम इनकम वाले हैं वो भी 10% देंगे और हाई इनकम वाले भी 10% देंगे। वो ऑटोमेटिकली जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो जो हाई इनकम होगी वो लोग ज़्यादा पे कर रहे होंगे टैक्सेस, जिनकी कम होगी ऑफ कोर्स वो कम टैक्सेस पे कर रहे होंगे, लेकिन इनकम के हिसाब से 10% यानी एक जैसा पे कर रहे होंगे। अब यहाँ पे डिग्रेसिव टैक्सेस में हमने क्या कहा था कि जी कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या था कि इनकम के इंक्रीज होने से टैक्सेस का इंक्रीज होना, और प्रोपोर्शनल टैक्सेस आपके पास क्या आएंगे, एक जैसी रेशो फिक्स कर देना, एक जैसे जो है वो परसेंटेज फिक्स कर देना कि सब लोग उसके हिसाब से पे करेंगे। अब जो डिग्रेसिव टैक्सेस हैं ये क्या है, टैक्स रेट does not increases in the same proportion to increase in income. The tax increases up to a specific level of income. जो प्रोग्रेसिव है वो उस वक्त एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा कि यहाँ तक जो है वो टैक्स रेट प्रोग्रेसिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट फिक्स कर देती है 10 लाख तक, 10 लाख तक जो है जी आपका जो टैक्स रेट है वो क्या होगा, वो प्रोग्रेसिव होगा, यानी इनकम के इंक्रीज करने से आपका टैक्स रेट इंक्रीज करेगा। आफ्टरवर्ड द टैक्स इज चार्ज एट अ कॉन्स्टेंट रेट। उसके बाद क्या कह दिया जाता है कि इसके बाद अगर इनकम जो है वो इंक्रीज़ करती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोग्रेसिव नहीं होगा बल्कि आपको बस एक प्रोपोर्शन सेट कर दिया जाएगा कि आपने उस हिसाब से टैक्स पे करना है, ठीक है। यानी दोनों जो हमारे पास प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल है उसका कम्बिनेशन आ जाता है। एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है, एक लिमिट तक जो है वो प्रोग्रेसिव होता है, उसके बाद जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। उसके बाद आपके पास है स्पेसिफिक टैक्सेस। स्पेसिफिक टैक्स आपके पास क्या होता है, स्पेसिफिक टैक्स होता है जी वो टैक्स जो कि साइज और वेट के हिसाब से, मेजर साइज और वेट के हिसाब से इम्पोज किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। फॉर एग्जांपल आप कोई शुगर खरीदने जाओ तो क्या होगा, जो शुगर है उसके किस हिसाब से वो उस पर टैक्सेस होंगे, उसके वेट के हिसाब से उस पर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाएगी। एक्साइज ड्यूटी हमारे पास इन एक्चुअल होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में शामिल होती है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो अगर कपड़ों पे इम्पोज कर दी जाए, लेकिन कपड़ों पे किस हिसाब से इम्पोज की जाएगी, मीटर और यार्ड के हिसाब से, यानी मेयर्स को देखते हुए। अगेन रिपीट कर रही हूँ, किसी चीज़ की साइज, वेट और मेयर के हिसाब से अगर टैक्सेस इम्पोज किए जाएं तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्सेस। स्पेसिफिक टैक्स जो है वो उसके मेरिट क्या होते हैं, कैन इजीली बी इम्पोज, इजीली इम्पोज किया जा सकता है किसी भी गुड के वेट और उसके हिसाब से, मेजर के हिसाब से, लेकिन एक डीमेरिट इसके आ जाता है कि बर्डनसम फॉर द पुअर, क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो कि रिच भी ले रहे हैं और पुअर भी परचेज कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो पुअर पीपल है उनके लिए मार्जिनिटी ऑफ मनी क्योंकि कम होती है, वो मार्जिनिटी ऑफ मनी क्योंकि ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें यहाँ पे बर्डन जो है वो ज़्यादा फील हो रहा होता है। उसके बाद एड वैलोरम टैक्स आ जाता है। एड वैलोरम टैक्स जी ये जो हमारे पास स्पेसिफिक टैक्स है उससे किस तरह से डिफरेंट है। एड वैलोरम टैक्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू, किसी भी चीज़ पे उसमें जो उसकी वैल्यू है उसको देखते हुए जो टैक्सेस इम्पोज किया जाता है वो एड वैलोरम टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं जो कि 10 लाख की है, तो
उसकी वैल्यू देखते हुए क्या किया जाएगा, उस पर अगर 100% कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती है तो ये क्या कहलाती है, एड वैलोरम टैक्स कहलाती है। डायमंड ले लें, डायमंड की एग्जांपल ले लें। डायमंड जो है उसको वेट और वो मतलब उसकी शेप देख के उस पर टैक्सेस इम्पोज नहीं किए जाते, बल्कि उसकी वैल्यू देखते हुए उस पर टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए जाते हैं। अब एड वैलोरम टैक्स जो उसके मेरिट क्या आ जाते हैं, बर्डन लाइज विद द रिच। जो बर्डन है वो किस पे होता है, जो रिच पीपल होते हैं वो उन पे ज़्यादा बर्डन होता है। कैनन ऑफ इक्विटी, यानी कैनन ऑफ इक्विटी, अगर कोई मतलब जिसकी ज़्यादा इनकम है और वो ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें खरीद रहा है, लग्जरियस चीज़ें खरीद रहा है, तो वो ज़्यादा टैक्सेस पे करेगा, और जो नहीं खरीदा वो नहीं पे करेगा। डीमेरिट्स, डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुड। यहाँ पे एक डीमेरिट आ जाता है एड वैलोरम टैक्स का, वो ये आ जाता है जी कि वैल्यू तो ठीक है, वैल्यू के अकॉर्डिंग टैक्सेस इम्पोज होंगे, लेकिन वैल्यू को कैसे डिटर्मिन करेंगे ये नहीं पता चलता। उसके बाद आपके पास आ जाता है वैल्यू एडिड टैक्स। दिस इज द लास्ट वन। वैल्यू एडिड टैक्स इन एक्चुअल होता क्या है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वैल्यू एडिड क्या होता है। ठीक है, द गैप बिटवीन द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ द फर्म विच इट हैज़ टू फेस रिकॉर्डिंग इनपुट इज नोन एज द वैल्यू एडिड। यानी जो कह लें कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट जो है वो कोई प्रोडक्ट अपनी नेक्स्ट स्टेज पे जाती है, उसकी वैल्यू में जितना एडिशन होता है वो हमारे पास वैल्यू एडिड। फॉर एग्जांपल जैसे थ्रेड है, थ्रेड से आपने कोई कपड़ा बनाया, ठीक है, और फिर उस कपड़े से आपने स्टिच करके कोई शर्ट बनाई, और फिर मतलब ये इसकी क्या हुई, डिफरेंट स्टेजेस हुई। आप कॉटन से स्टार्ट कर लें, अगर बहुत रॉ से स्टार्ट कर लें, कॉटन से क्या किया, कॉटन से आपने थ्रेड बनाया, तो जो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, थ्रेड से, और कॉस्ट आपकी क्या होगी, जो आपने कॉटन परचेज किया, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली क्या होगा, वैल्यू एडिड को शो करेगा, जो उनकी वैल्यू में एडिशन हुआ है। ठीक है, आगे थ्रेड से आप कोई कपड़ा बनाते हैं, तो क्या हुआ, जिसने जो कपड़ा बना रहा है उसके लिए कॉस्ट क्या है, थ्रेड खरीदना, ठीक है, और कपड़ा बनाने से उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ एडिशन हुआ है, जिससे वो रेवेन्यू जो है वो अर्न करेगा। सो ये जो थ्रेड से कपड़ा बनाने तक का मतलब जो फ़र्क है, इसे हम रेवेन्यू, ऑफ कोर्स जो कपड़ा सेल करके रेवेन्यू आएगा, और जो थ्रेड है वो एज अ कॉस्ट जो है वो उसे बेयर किया किसी भी फर्म ने, तो इन दोनों के में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो वैल्यू एडिड होगा। अब इस वैल्यू एड जो यानी कि हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हो रही है उस पे जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स कहलाते हैं। द टैक्स लेविड ऑन ईच एडिशन इन द वैल्यू ऑफ द गुड। जो कॉटन है, कॉटन जो सेल कर रहा है वो टैक्सेस पे कर रहा है, ठीक है। कॉटन से थ्रेड की तरफ गए, थ्रेड जो बना रहा है वो भी उसके टैक्सेस पे, उसमें टैक्सेस जो है वो पे कर रहा है उसे बनाने के लिए। आगे जो कपड़ा बना रहा है, जो फाइनल शेप दे रहा है कपड़े की, तो कपड़ा बनाने पे भी उसे जो मतलब उस स्टेज पे आके अगर वो उससे सेल करता है, कपड़े को सेल करता है, तो उसमें भी टैक्सेस जो है वो इंक्लूड होंगे। सो हर स्टेज पे टैक्सेस जो हैं वो जैसे जैसे उसमें वैल्यू ऐड हो रही है, वैल्यू जो है उसकी इंक्रीज़ कर रही है, वैसे टैक्सेस जो है हर स्टेज पे लगाए जा रहे हैं। तो ये कह लें कि ऑन ईच एडिशन इन द वैल्यू ऑफ द गुड, जो वैल्यू ऑफ गुड है उसमें जो एडिशन हो रहा है उसकी हर स्टेज पे जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं वो आपके वैल्यू एडेड टैक्स कहलाते हैं। द सेलर पेज द टैक्सेस ऑन दैट नेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ऑन दैट नेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच इज हैज़ टू बेयर, it has to face in its preparation, not the gross value। अब जो प्रोड्यूसर है वो जैसे अगर आप कह लें कि थ्रेड से कपड़ा अगर कोई बना रहा है तो वो उस पर टैक्स पे करेगा। जो आप कह लें कि अगर कॉटन से आप थ्रेड बना रहे हो, ठीक है, जो थ्रेड बना रहा है वो उस पर जो है वो जो थ्रेड बनाने में उसकी वैल्यू ऐड हुई है वो उस पर टैक्सेस पे करेगा, ना कि कपड़े की टैक्सेस पे करेगा, जो बाकायदा एक फॉर्म में आ जाएगा। और जो कपड़ा बना रहा है वो सिर्फ उस स्टेज तक जो उसकी वैल्यू में ऐड हुआ है, थ्रेड से कपड़ा बनाने तक उसकी वैल्यू में जो एडिशन हुआ है वो उसके मुताबिक टैक्सेस पे करेगा, ना कि जो शर्ट सिल के बाकायदा जो है वो सेल होने के लिए जाएगी वो वाले टैक्सेस वो पे नहीं करेगा। वो अगला शख्स पे करेगा जो उसकी वैल्यू, जो कपड़े को यूज़ कर के शर्ट बना के सेल करेगा, वो उस वक्त जो है वो वाले टैक्सेस पे करेगा। ओके, सो ग्रॉस वैल्यू आपके पास क्या होती है, जो एक फाइनल फॉर्म आपके पास आ जाती है, उस पे टैक्सेस जो हैं वो पे नहीं किए जाएंगे, बल्कि उस क्या होगा कि नेट वैल्यू पे टैक्सेस जो हैं वो पे किए जाएंगे। इम्पोज ऑन द वैल्यू विच इज़ ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द परचेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द ग्रॉस सेल ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपल, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें जो इसकी
अगर आप ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में से परचेज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो वैल्यू एडेड जो है वो आ जाएगा, वो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जिस पे टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए जाएंगे। ओके, यहाँ तक जो है वो आपका टैक्सेस से रिलेटेड था सारा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।